अहम खबर दें आपको, पीआईए के तैयारे से बड़ी मिकदार में हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पीआईए की विजिलेंस टीम की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई, ये बताना है जराए का। लंदन जाने वाली परवाज PK 785 से तकरीबन 21 किलो हेरोइन बरामद हुई है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, यानी बरतानिया में बरतानवी हुकाम ने पहले पीआईए के एक तैयारे में कार्रवाई करके मनशियात बरामद की, जाग घसाई हुई मुल्क की, और उसके फौरी बाद ही आज हम ये खबर देख रहे हैं कि एक बार फिर ये कोशिश की जा रही थी। क्या तफसील है आपके पास इसकी? जी बिल्कुल, खुफिया इदारों को इस चीज़ की इत्तला थी पहले भी, जैसा कि वाक़या हो चुका, और आज इसी जो है इस चीज़ को देखते हुए एक बार फिर कार्रवाई की है। इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट 785 से जो है तकरीबन 20 किलो से ज़ायद जो है हेरोइन बरामद की है। जबकि इस सिलसिले में जो है हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि ये जो हेरोइन थी, ये कैटरिंग के जो सामान था उस बॉक्स के साथ जो है छुपाई गई थी, और वहाँ से इसको बरामद की। तकरीबन 1.5 घंटे तक जहाज़ की तलाशी होती रही और अभी तक जो है जहाज़ रवाना नहीं हुआ, जबकि इस तमाम जो है मनशियात को बरामद कर लिया गया। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। पहले इतला थी कि शायद जहाज की छत में जो है हेरोइन को छुपाया गया है, लेकिन जहाज की तलाशी के दौरान जो है ये कैटरिंग बॉक्स से जो है ये हेरोइन बरामद हुई है, और अभी जो है ताहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी। अलबत्ता तमाम जो है जहाज की तलाशी का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि हेरोइन जहाज के केटरिंग केबिन में रखी हुई थी, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया गया, गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आई। इरशाद कुरैशी हमारे साथ ही रहेगा। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर चौधरी, इससे पहले भी इस तरह का वाक़या पेश आया, उससे मुतालिक तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, और आज ये जो PK 785 से तकरीबन 21 किलो हेरोइन बरामद हुई है, इससे मुतालिक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, अभी जो इब्तदाई तहकीकात हैं गुज़श्ता वाक़े की, उसमें तहकीकाती इदारों का जो ख्याल है वो ये है कि क्योंकि हर जहाज़ की अपनी एक टूल किट होती है और उस टूल किट को इस्तेमाल किए बगैर जहाज़ के किसी हिस्से में कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। तो ये बात वाज़ेह है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ निगाहें उठती हैं इसकी तहकीकात के दौरान। इसके अलावा जो जहाज़ जब वहाँ PIA के हैंगर पे जाते हैं इंजीनियरिंग के, जो कराची में है, जो माहाना चेकिंग भी होती है इन जहाज़ों की, और हर फ्लाइट से पहले भी एक रूटीन की चेकिंग भी होती है, तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि इस हेरोइन को छुपाने में ये चंद मिनटों का काम नहीं होता और इसके लिए स्पेशल टूल भी चाहिए होते हैं, तो इस ख्याल को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा कि इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों के मुलविस किए हुए बगैर ये वाक़यात हो सकते हों। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि न सिर्फ ये दो वाक़यात जो जिनमें एक गुज़श्ता हफ्ते पेश आया था और एक आज वाला वाक़या, इससे कबल भी जो वाक़यात हुए थे उनमें भी कोई काबिल जिक्र जो है वो कार्रवाई नहीं हुई थी। यही वजह है कि आज तक इस नेटवर्क में मुलविस जो लोग हैं उनको कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सका। अभी इस जहाज की तलाशी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और इब्तदाई तौर पर जो हमारी बात हुई है यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तहकीकात से जुड़े लोगों के, तो उनका ये कहना है कि इस तासुर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये किसी एक ही नेटवर्क की जो है ये कार्रवाई है। तमाम अभी इस हवाले से कुछ इससे पहले भी ये वाक़यात पेश आते रहे हैं इस तरह के, और काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं हुई। आसिफ बशीर चौधरी साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह ने। मुर्तज़ा से हम मजीद जानेंगे। मुर्तज़ा, हीथ्रो एयरपोर्ट पर अमरीकी बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी उसमें बड़ी तादाद में हेरोइन बरामद की गई थी। आज एक बार फिर से इसी किस्म की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बर वक्त कार्रवाई की गई है। कहाँ तक पहुंची तहकीकात, किसी नतीजे तक पहुंची नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से? जी, नेशनल क्राइम एजेंसी जो हेरोइन बरामद हुई थी तकरीबन उसके बारे में मुख्तलिफ फिगर बताए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 7 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी, और NCA का ये कहना है कि उन्होंने दूसरे दिन ही पाकिस्तान को बता दिया था कि उनको जो रेलेवेंट अथॉरिटीज को कि एग्जैक्टली क्या कितनी मिकदार में हेरोइन बरामद हुई थी। क्लास ए ड्रग जो प्रोहिबिटेड है यहाँ पर इलीगल है। NCA का ये कहना है कि उन्होंने जो PIA के जितने 16 लोग थे उनसे जो स्टेटमेंट्स दी थी UK बॉर्डर ऑफिशियल ने, उसके मुताबिक उनकी कार्रवाई जारी है। लेकिन NCA वाले जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो PIA के जिन लोगों से इंटरव्यूज हुए थे उनको वो जरूर उनकी स्टेटमेंट्स और उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये कार्रवाई जो हेरोइन रखी गई थी ये जहाज की मेंटेनेंस के दौरान रखी गई थी, और शायद क्रू को उसमें जो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन वो पूरी तफ्तीश का वो हिस्सा है, और वो उनकी स्टेटमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स उनके जो फोरेंसिक जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई है वो उसके मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ रही है। NCA का ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो लीगल उनसे जो असिस्टेंस भी मांगी है कि पाकिस्तान बताए NCA को कि वो कौन से लोग थे, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, और उसको ऑफिशियल उन्होंने कहा कि जो
जो लीगल असिस्टेंस है वो पाकिस्तान से इस सिलसिले में उन्होंने मांगी है। यहाँ पर हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई थी हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज से चंद दिन पहले जब त्यारे पर रेड किया गया था, वो इंटेलिजेंस टिप ऑफ था, और ये अब यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रही है, ये समझा ये जा रहा है कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और काफी अरसे से हीरोइन इस तरीके से स्मगल होती रही है। और एक डिस्कशन यहाँ पर अब ये भी चल रही है कि PIA के ऊपर शायद यहाँ पर जो बरतानवी हुकूमत है, जो रेलिवेंट एविएशन अथॉरिटीज है, वो इस जो हीरोइन स्मगलिंग का मामला है इसके ऊपर वो शायद PIA के खिलाफ आपको कार्रवाई भी करें। जी, ये आप बता रहे हैं कि वहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि हो सकता है इस मामले पर कार्रवाई पर भी PIA पर गौर किया जाए। मुर्तज़ा अली शाह हमें अपडेट कर रहे थे नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से, जो इससे कबल PK 785 जो वहाँ पर फ्लाइट बरतानिया के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जिसमें कार्रवाई की गई थी, नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से बड़ी तादाद में हेरोइन बरामद हुई थी। अपडेट यह है कि अमले की इन्वॉल्वमेंट बकौल नेशनल क्राइम एजेंसी नहीं नजर आती, लगता है कि मेंटेनेंस के वक्त ये हेरोइन छुपाई गई थी जहाज में। बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे मुर्तज़ा अली शाह और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद कुरैशी इस्लामाबाद से। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स अमल दरामद केस की समाअत हुई है। जस्टिस अजमत सईद ने इस मौके पर कहा कि अदालत को JIT की टीम पर एतमाद है। जस्टिस अजमत शेख ने कहा, किसी भी महकमे से ताउन चाहिए तो हमें बताएं, अगर कोई महकमा रुकावट डाले या ताउन ना करे तो भी हमें बताएं। जस्टिस एजाज अफजल बोले, याद रहे पूरी कार्रवाई 60 रोज में मुकम्मल करनी है। जस्टिस अजमत सईद ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत गैर मुतमईन नहीं, आप दुरुस्त समत में जा रहे हैं, हम अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराना जानते हैं। PTI के वकील फवाद चौधरी ने अदालत में कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट उन्हें दी जाए, जिस पर जस्टिस अजमत शेख ने कहा कि आप दूसरी साइड को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पनामा मामले की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल। तहकीकात करने वाली JIT ने पहले 2 हफ्तों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। रिपोर्ट थी सरबमोहर लिफाफों में। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। बेंच ने रिपोर्ट खोलकर मुतालिया किया। चेयरमैन PTI इमरान खान, जहांगीर तरीन, नईमुल हक, फवाद चौधरी, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी और दीगर रहनुमा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस एजाज अफजल ने मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया को मुखातिब करके कहा कि ये याद रहे कि पूरी एक्सरसाइज 60 दिनों में मुकम्मल करनी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम गैर मुतमईन नहीं, आप दुरुस्त समत में जा रहे हैं, हमें आप और आपकी टीम पर एतमाद है। किसी भी महकमे से ताउन चाहिए तो हमें बताएं, अगर कोई महकमा रुकावट डाले या ताउन ना करे तो भी हमें बताएं, हम अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराना जानते हैं। PTI के वकील फवाद चौधरी ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट हमें भी दी जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि उस कानून का हवाला बताएं जिसके तहत जारी तहकीकात की रिपोर्ट किसी फरीक से शेयर की जाए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप दूसरी साइड को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अदालत ने PTI के वकील की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि कानून को शोहरत के लिए फरोख्त नहीं करते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। तहकीकात 60 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करनी है, ये अदालती फैसला है। रिपोर्ट आने पर सामने आ जाएगी। केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर्स अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एजाज सैयद और मोना खान के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा केस JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जो अदालत ने हिदायत की है उसके मुताबिक चलेंगे, हमें तमाम इदारों का ताउन हासिल है। जियो न्यूज़ ने सवाल किया, क्या आप वज़ीर आज़म को बुलाएंगे या खुद उनके पास जाएंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, नो कॉमेंट। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज बताएगा मजीद क्या कहा है पनामा केस JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने। जी, वाजिद ज़िया जो गुफ्तगू हुई उसमें बड़े डिटरमिन नजर आए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें डेडलाइन दी है वो उस डेडलाइन को कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमने बड़ा काम करना है और हमारी पूरी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है उनको मनोवन उन पर अमल दरामद किया जाए। जब वाजिद ज़िया से पूछा कि क्या वज़ीर आज़म से जब सवाल जवाब वो करेंगे तो ये एक मुश्किल काम तो होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म का एक ओहदा है और बहरहाल वो वज़ीर आज़म के नीचे एक वजारत के ज़ैली दफ्तर के में काम करने वाले एक अफसर हैं, तो इस पर उन्होंने कहा नो कमेंट्स। जब उनसे पूछा गया कि क्या जो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी है वो पनामा केस की तहकीकात के सिलसिले में, सवाल जवाब के सिलसिले में वज़ीर आज़म और उनके बच्चों को बुलाएगी या खुद वज़ीर आज़म के पास जाएगी, तो इस पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स। उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया और वो चले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने गुफ्तगू की पनामा केस JIT के सरबराह वाजिद ज़िया से।
जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट आमद के मौके पर गुफ्तगू की और कहा कि नवाज शरीफ को सऊदी अरब में बोलने का मौका नहीं दिया गया। जो अपनी इज्जत नहीं करते, दुनिया उनकी इज्जत नहीं करती। सहाफी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या आप JIT ओपन करने का मुतालबा करेंगे, जिस पर PTI चेयरमैन इमरान खान ने जवाब दिया, JIT ओपन करने का फैसला रिपोर्ट पेश होने के बाद करेंगे। और अब शामिल करेंगे मरियम औरंगजेब का बयान, जिन्होंने कहा है कि शरीफ खानदान और तमाम इदारे JIT से ताउन कर रहे हैं। इमरान खान साहब को क्या मालूम इज्जत क्या होती है। PTI ने सस्ती शोहरत के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। डॉन लीग्स पर इदारों के माबेन तसादुम इमरान खान का मकसद है। उनका मकसद पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। आप पे कंटेम्प्ट लगती है, आपको अदारे अनसिविलाइज्ड कहते हैं, आपके वारंट निकलते हैं, आप पेश नहीं होते, आप लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। आपकी पार्टी चाहे वो ICJ का फैसला हो, दुश्मन की जबान बोलती है, चाहे वो पैनामा लीक्स हो, चाहे वो डॉन लीक्स हो। डॉन लीक्स में जिस तरह आपने और आपके नुमाइंदे ने और नुमाइंदों ने उन आईनी अदारों के खिलाफ गुफ्तगू की, कैंपेन चलाई, क्योंकि आपको चाहिए अपनी सस्ती शोहरत। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए दानियाल अजीज ने कहा कि इमरान खान को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। इमरान खान ऑफशोर कंपनी से मुतल्लिक केस की समाअत से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। पैनमा केस की समाअत के लिए अदालत आ सकते हैं तो फॉरेन फंडिंग केस में क्यों नहीं आ सकते, ये सवाल उठाया दानियाल अजीज ने और कहा कि इनसे अदालत ने हनीफ अब्बासी केस में मनी ट्रेल मांगी है। 3 हफ्ते गुजर गए, इमरान खान ने मनी ट्रेल नहीं दी। ये वो इश्तिहार है इमरान खान बल्कि इकरामुल्लाह न्याजी के बारे में लिखा है कि ना सिर्फ वो इश्तिहारी है बल्कि वो फरारी हैं, वो फरार हो चुके हैं। और इसमें जो रपट है अदालत के सामने, उसमें बताया गया कि बनी गला का जो घर है इमरान खान का, वहाँ पर ना सिर्फ के रेड किए गए SSP साहब की जानब से, बल्कि उनके गेट के ऊपर ये इश्तिहार जो है ये चिपकाया गया और बनी गला के बाज़ार में और जगह जगह दीवारों के ऊपर इमरान खान न्याजी के इश्तिहार चिपकाए गए हैं। तो जहाँ पर ये सिक्योरिटी सारी खड़ी है, अंदर भी बेशुमार है, वही वर्दियाँ हैं, अदालत भी है, यहाँ पर एक 184 सुओ मोटो के तहत दरख्वास्त भी जमा है। हम ये इल्तिजा कर सकते हैं कि सारे कवानीन सिर्फ एक शख्स से वाहिद नवाज शरीफ के लिए बने और ये जो इश्तिहारी खान है ये कोई मैटर नहीं करता, ये तो बिल्कुल अनोखा लाडला है। ये खेलने को मांगे चांद तो चांद, इसकी प्रिविलेज डिक्लेयर हो जाए तो वो बहाल हो जाती है। जो कहा जाता है कि हनीफ अब्बासी का साथ सुना जाएगा तो वो अलग हो जाता है। PTI के फवाद चौधरी ने भी गुफ्तगू की और कहा कि JIT की रिपोर्ट आम न करने से मायूसी हुई। अदालत ने वाजे कर दिया है कि तहकीकात 60 दिन से आगे नहीं जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि JIT को नवाज शरीफ और बच्चों को बुलाने का इख्तियार है, उम्मीद है इसे इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आजम के दिन गिने जा चुके। वो रिपोर्ट हमें ये मायूसी ज़रूर हुई है कि हमारे साथ शेयर नहीं हुई और लोगों के साथ और मीडिया के साथ शेयर नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बगौर उस रिपोर्ट का जायज़ा लिया है। कुछ बातें जो खुश आइंद हैं आज वो ये है, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि जज साहिबान ने बिल्कुल ये बात वाजे कर दी है कि 60 दिन के एक दिन बाद भी वो इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। और उन्होंने जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड हैं उनको बड़ी वाजे इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि कोई इसमें आप ये उम्मीद ना रखें कि ये इन्वेस्टिगेशन तवील होगी। स्पेसिफिक सवाल हैं, स्पेसिफिक जवाब उनका आना चाहिए। हम ये समझते थे कि ये रिपोर्ट हमारे साथ शेयर हो, क्योंकि ये केस कोई इमरान खान साहब का ज़ाती मुकदमा नहीं है, किसी और पटिशनर का ज़ाती केस नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का केस है।
पाकिस्तान के लोगों के पैसे चोरी किए गए और उनसे अपार्टमेंट्स खरीदे गए लंदन में। वेलकम बैक। वजीर आजम के मुशीर बराए सिविल एविएशन मेहताब अब्बासी ने तैयारे में हेरोइन की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सरदार मेहताब खान अब्बासी ने एडिशनल आईजी पुलिस हुसैन असगर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है। इंक्वायरी कमेटी वाक़े की फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट दे। मुशीर वजीर आजम सिविल एविएशन का ये बताना है, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, आज इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे से बड़ी मिकदार में हेरोइन बरामद हुई थी। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। दाइश का मुबैना राब्ताकार ग्रुप पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में लाहौर की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और खातून भी शामिल हैं। CTT ज़राए का ये बताना है कि ज़ेरे हिरासत खातून गिरफ्तार प्रोफेसर की करीबी अजीज है। CTT ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान के दाइश अरकान से मुबैना राब्तों का इंकशाफ हुआ है। मुल्ज़िमान पर छोटे ड्रोन से टारगेटेड बम हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में मुल्ज़िमान के दीगर साथी भी पकड़े गए हैं। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कार्रवाई की है और दाइश का मुबैना राब्ताकार ग्रुप पकड़ा गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 4 साल से नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल मखदूश करने के खिलाफ लड़ रहे हैं। 4 साल मुकम्मल कर लिए, बाकी 1 साल भी कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी महाज पर हमारे लिए मुश्किलात और दुश्वारियां खड़ी की गईं। तमाम रुकावटों के बावजूद नवाज शरीफ ने तरक्की का सफर रुकने नहीं दिया। जब तक तशद्दुद पसंद सोच खत्म नहीं होगी, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकेगी। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ लिबरल भी तशद्दुद पसंद हो गए हैं। पिछले 4 साल में जून की 7 तारीख को हमारी हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जहां पे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एक सियासी महाज पे भरपूर जंग जो है पिछले 4 साल से जारी है। नवाज शरीफ स्पेसिफिक जो है कि जंग जो है ना हमारे खिलाफ जो है लड़ी जा रही है कि किसी तरह मियां नवाज शरीफ का सियासी जो मुस्तकबिल है उसको महफूज किया जाए। हम वो जंग भी लड़ रहे हैं। मैं सियासत में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा मुआवजा आपको बता रहा हूँ। वो जंग भी लड़ रहे हैं और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से वो जंग कामयाबी के साथ लड़ रहे हैं। 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है रब्बुल इज़्ज़त बाकी 1 साल भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ उसकी तकमील करें। और अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि आजकल गालम गलोच और जोर से बोलने पर लोग खुश होते हैं। हम पर इल्जामात लगते थे साजिशें होती थीं। मियां साहब किसी इदारे के चुंगल में फंसकर काला सूट पहन लेते थे। काला सूट पहनकर एक जमहूरी हुकूमत खत्म करने की बात की गई। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि पनामा केस में पीपल्स पार्टी अदालत नहीं गई। हमने हमेशा कहा है कि हुकूमत चलती रहनी चाहिए। एक दोस्त ने कहा कि वो सुनामी है। मियां साहब ने कहा कि शेर हूं, कबूतर खा जाऊंगा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने गुफ्तगू की। अमूमन कहा जाता है पलवे कि सिंध वाले चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं। और मैं आपसे अपील भी करूंगा, जो आप एक्सपर्ट्स हैं, कि आप जाएं वेबसाइट पे देखें, मैं जो बात कर रहा हूं उसको रिसर्च करें और खुदारा मुझे बताएं कि मैंने गलत बयानी की, झूठ बोला मैंने आप लोगों के सामने। जो बुरा लफ्ज़ है झूठ, मैंने गलत बयानी भी नहीं किया, तो झूठ मैंने आपके सामने। चोर है सिंध वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, बलूचिस्तान वाले, इसलिए हम उनको बिजली नहीं देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। मैंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में सबसे बड़ी चोरी इस वक्त हैस्को और सेप्को को के मुकाबले में, दोनों को मिलाएं तो लाहौर में 3% चोरी ज्यादा है। बराह रास्त चलते हैं इस्लामाबाद। PTI चेयरमैन इमरान खान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। खुशाइन चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि 60 दिनों में जो भी हो जाए ये कंप्लीट होगी GIT की इन्वेस्टिगेशन। तो ये सबसे हमारे लिए खुशाइन चीज़ है, क्योंकि खदशा था कि लंबा खींचा जाएगा इसको, और जो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज़ इनजस्टिस। तो इसलिए एक तो ये खुशाइन चीज़ है। दूसरा,
सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसके ऊपर वो कल सऊदी अरेबिया गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन के। ये कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं होता कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, और इसलिए सारे पाकिस्तानियों को, मैं कल से सारी जगह से खदशा, मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं, सबसे एक ही मैसेज आ रही है कि पाकिस्तानी शर्मिंदा हुए जो कल हुआ है वहाँ। ट्रम्प ने जो वो एड्रेस कर रहा था, यानी जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट किया गया है, पहले तो इतनी ज़्यादा लंबी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तकरीर करने की, मैच खेलने ही नहीं दिया उन्होंने, अगलों ने। एक तो वो बड़ी शर्म की बात थी सारे मुल्क के लिए। उसके बाद जो ट्रम्प ने वहाँ बातें की, कम अज़ कम नवाज शरीफ को कुछ बयान तो देना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने बात की इसकी कि दहशतगर्दों की बात की, हमास को दहशतगर्द बना दिया, हिजबुल्लाह को दहशतगर्द बना दिया, यानी जो इसराइल का दुश्मन था उसको दहशतगर्द बना दिया, और ईरान को आइसोलेट करने का कहा। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ अटेंड कर रहे थे तो कम से कम पाकिस्तान के लोगों की बात तो कर देते वहाँ। चलें, अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी तकरीर में तो बाद में ही कर देते। और सबसे अहम बात ये थी कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, जिस मुल्क ने अमेरिका की जंग लड़ के 70,000 लोगों का अपना यहाँ उनको शहीद करवाए, हमारे जो लोग, तबाही मची पाकिस्तान में, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो ट्रम्प को पाकिस्तान याद ही नहीं आया और हिंदुस्तान की बात कर रहा था। तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था कि इस मुल्क ने कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था वॉर ऑन टेरर से। कोई पाकिस्तानी मुलव्विस ही नहीं था 9/11 के अंदर, अल-कायदा अफ़गानिस्तान में थी। तो एक कौम कुर्बानी दे, फ्रंट लाइन स्टेट बने, अमेरिका की जंग लड़े, और वो नाम भी ना ले, और नाम ले हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का नाम ले और कश्मीरियों की बात ना करे। जो हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म है कश्मीर के ऊपर, उसने तो हिंदुस्तान की तारीफ़ कर दी कि हिंदुस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो जो कश्मीरियों की स्ट्रगल है ना, उसकी बात की नवाज शरीफ को करनी चाहिए थी। जो पैलेस्टीनियंस की स्ट्रगल है, जो जुल्म फ़लस्तीनियों पे हो रहा है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। उसने तो, ट्रम्प ने तो जो पैलेस्टीनियन के इलेक्टेड नुमाइंदे उनको दहशतगर्द कह दिया वहाँ। और ये फिर जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर बात करनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन, यानी यूनानिमस रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट का मतलब कि सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की। और वो रेजोल्यूशन क्या थी कि पाकिस्तान को सालिस का किरदार अदा करना चाहिए, हमें मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें पार्टिजान नहीं होना चाहिए, यानी हमें फरीक नहीं बनना चाहिए इसमें। ये जॉइंट रेजोल्यूशन थी। तो नवाज शरीफ अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कम से कम बोलते तो सही कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। और ईरान उधर अभी इलेक्शन हुई हैं और उन्होंने इलेक्ट किया एक प्रेसिडेंट को, जिस प्रेसिडेंट ने कोशिश किया ईरान को दुनिया के रीच आउट करने के लिए, दुनिया से यानी ईरान को खोलने के लिए। वो मॉडरेट समझे जाते हैं, ईरान के लोगों ने उसके लिए वोट दिया है, तो उसको आप आइसोलेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान वहाँ बैठ के खामोश एक तमाशाई बना हुआ है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। इसको बात करनी चाहिए थी कि यह मुसलमान दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है, हमें चाहिए कि ईरान को भी बीच में फोल्ड में लेके आएँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये और कम से कम ये तो पॉइंट आउट करते कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि हम सालिस का किरदार अदा करेंगे, हम फरीक नहीं बनेंगे। तो मैं इसका समझता हूँ कि ये कल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो प्राइम मिनिस्टर बात कर सकते थे, और वो चुप करके चले गए हैं, वापस आ गए हैं। लोगों के खदशात और
पाकिस्तानी कौम बहुत मायूस है इससे। पहले तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह अगर वहाँ यही करना था तो जाते ही ना, क्यों गए थे? और अगर वहाँ गए थे तो फिर कम से कम पाकिस्तानी अवाम की बात ही करके आते, कश्मीरियों की बात करते, फ़लस्तीनियों की बात करते और बात ये करते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम नहीं चाहते मुसलमान दुनिया डिवाइड हो, हम नहीं चाहते और ज़्यादा इंतशार मुसलमान दुनिया में। सारी आप देखें, शाम से लेके सोमालिया से लेके अफ़गानिस्तान से लेके सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है, तो मज़ीद और आग हमने जलानी है मुसलमान दुनिया में। पाकिस्तान का काम होना चाहिए आग बुझाना। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये हमारे इंटरेस्ट पे नहीं है। हमने दूसरों की जंगों में शिरकत करके बड़ा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, और ये ख़ास तौर पे ये जो 9/11 के बाद जो पाकिस्तान से हुआ है, ये पाकिस्तान हमें सीखना चाहिए इससे कि हमें किसी सूरत फ्रीक नहीं बनना चाहिए। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। खान साहब, जो कुछ हुआ है, एक तो मेज़बान तो सऊदी अरेबिया था, तो अगर उन्होंने ट्रम्प ने नियुक्ति कराई तो उन्होंने कौन सी करा दी है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और नंबर 2 ये है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आपके पार्टी के, उन पर क्रैकडाउन हो चुका है और उनको पकड़ा जा रहा है। इस हवाले से कि आप उनको लीगली कोई सपोर्ट करें? देखें जी, पहले तो नवाज शरीफ से सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप गए क्यों? अगर यही करना था तो आपको जाने की ज़रूरत क्या थी? सुना है कुछ 6 घंटे लगाए उन्होंने तकरीर तैयार करने में, और जिस तरह मैंने कहा नेट प्रैक्टिस बड़ी की, लेकिन बाहर मैच खिलाया ही नहीं, उन्होंने 12th मैन बना दिया अगलों ने। जो सोशल मीडिया की बात है, अच्छा, और ये याद रखें, दिन का 47 लाख रुपया नवाज शरीफ के बैरून मुल्क का ट्रैवल का ये गरीब कौम टैक्स के पैसे से जाता है, दिन का 47 लाख रुपया। तो अब आप देख लें कि ये करोड़ों रुपया लगा होगा। PIA का जहाज़ गया है, इसमें वो वकील भी ले गए हैं जो कि मेरे ख़िलाफ़ केस इनके नून लीग के लिए कर रहा है। इनका क्या मकसद था वहाँ जाने का? तो पहले तो ये बात है। और ये आप सारे जब भी इनके बैरून मुल्क सफ़र देख लें, किस लिए बाहर गए हैं? कोई इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की तारीख में इतनी कम इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इन दोनों में आई है। आप CPEC का निकाल लें, CPEC के तो कर्जे हैं ज़्यादातर, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? तो ये दौरों का क्या मकसद होता है? और इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी, नवाज शरीफ की सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पर्सनलाइज फ़ॉरेन पॉलिसी है। ये कौमों के बीच में नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। ये एक फ़ॉरेन ऑफिस से दूसरे मुल्क के फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए नहीं हो रही, ये एक दोस्तियों में हो रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। और ये जो ICJ में हुआ है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हमें कितना नुकसान हुआ है कि ये जिंदाल से दोस्ती और फिर जो हुआ, जो सारा ड्रामा हुआ, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया एक नया फिनोमेना है पाकिस्तान में, दुनिया में। ये है क्या? ये जब से मोबाइल फ़ोन आया है, हर इंसान अपनी राय दे सकता है किसी चीज़ के ऊपर। आपके पास मोबाइल है, कुछ हो आप फेसबुक पे लगा दें, आप ट्विटर पे चला दें, तो ये इसको आपको रोक नहीं सकता। ये जो कोशिश हो रही है कि जनाब जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ तो डॉन लीग्स में इस गवर्नमेंट ने बात की है। जो फ़ौज को इन्होंने जलील किया, वो कोई कर ही नहीं सकता कि जो दुश्मनों का नैरेटिव है वो उठा के इन्होंने डॉन लीग्स में निकाला प्रेसिडेंट के ऑफिस से और PMLF के मीडिया सेल से। तो उन लोगों को पकड़ नहीं रहे और सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अब ये कोई प्रोफेशनल ये पॉलिटिशियंस तो नहीं है, घर बैठे बैठे लोग सोशल मीडिया पे कोई भी चल सकता है। अब उनको पकड़ के उनको तंग कर रहे हैं, FIA उनके नाम रजिस्टर कर रही है, उनको 2-2 दिन उन्होंने पकड़ के बैठा के क्वेश्चन किया है। ये लोगों को क्यों डरा रहे हैं? ये लोगों की जो आज़ादी है, राय है, उसको बंद करने की कोशिश है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एंटी डेमोक्रेटिक है। ये अगर आप कोई भी चाहे, आप किसी किस्म का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया पे चलता ही नहीं है। सोशल मीडिया के लोग ये टैग करके ख़त्म कर देते हैं वो। लेकिन अगर आप कोई गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि अवाम फिर अपनी राय एक्सप्रेस करती है सोशल मीडिया पे। इसका ये नहीं मतलब कि आप सोशल मीडिया का बंद कर दें और लोगों को उठा के जेलों में डालें। ये तो आप जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान की। खान साहब, आपका बड़ा स्टांस रहा है कि हमें ब्रेक नहीं बनना चाहिए,
जब जनरल राहिल शरीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी इत्तेहादी फौज के लिए, लेकिन जब से आपकी आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है उसके ऊपर आपका स्टांस नहीं आया। क्या उन्होंने आपको कोई एश्योरेंस दी है कोई ज्यादती नहीं होगी ईरान के साथ, या कोई और बात हुई? दूसरा, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मीडिया के सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी को, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इस हवाले से क्या कि फौज का कंसर्न है इसको? थैंक यू। देखिए, पहली चीज़ कि इसमें कोई शक नहीं कि जब जनरल बाजवा से मैं मिला तो उनसे मैंने पूछा और उन्होंने ये कहा है कि जनरल रहील का रोल ये होगा कि मुसलमान दुनिया के अंदर लड़ाई ना इंतशार ना हो, उनको इकट्ठा किया जाए। और हम देखेंगे, इसलिए मुझे तो नहीं पता कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किस तरह की एग्रीमेंट हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये कर सकते हैं और उस पोजीशन में बैठे हैं तो मुसलमान दुनिया की बेहतरी है। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, देखें कभी भी कोई आप किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, किसी इदारों को भी क्रिटिसाइज़ कर सकती है पब्लिक, लेकिन डैमेज किधर होता है हमारी फ़ौज को? जो नून लीग के मीडिया सेल ने डॉन लीग्स किए, वो क्यों डैमेज होता है? आप वो बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की ज़बान है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, और वो आप देख लें कि सोशल मीडिया जो लिखता है कोई बाहर के अखबारों में नहीं छपता। जो डॉन लीग्स थी फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान टाइम्स और उनके बाहर के अखबारों में छपी है। तो आप खुद फैसला कर लें कि किसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी फ़ौज को। ये लोगों को मुंह बंद करेंगे आप इस बहाने में सिक्योरिटी के नाम पे, ये तो आप बिल्कुल एक डेमोक्रेसी का मुंह बंद कर रहे हैं। आप लोगों, आम लोग हैं, आम लोगों की आप आवाज़ तो नहीं बंद कर सकते। जी, आपका मुतालबा था कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिक करना चाहिए। आज एक बंद लिफाफों में जजेस के सामने जो रिपोर्ट रखी गई जो पहले 2-20 की थी, आप मुतमिन हैं और आइंदा का आपका क्या जवाब है? देखिए जी, जस्टिस अफजल ने यह कहा था कि ये क्रिमिनल केस है। जो मैं कह रहा हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स को आम कर देंगे तो वो इफ़ेक्ट करेगी, आखिर में अगर वो ट्रायल होती है तो वो कहेंगे कि जी वो मुतासर हो सकती है। उन्होंने ये हमें एक्सप्लेन किया है, लिहाजा हम उसके मुताबिक चलेंगे। ज़ाहिर है हम ये चाह रहे थे कि सारी कौम को प्रोसीडिंग्स का पता चले, लेकिन अब पता चला है कि ये नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंशियल होगी। अब 60 दिन की इंतज़ार कर रहे हैं जब पूरा होगा। कश्मीर का मामला हो या कुलभूषण का मामला हो, कोई भी मामला हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी लॉबिंग करने में हमेशा नाकाम रहा है। उसमें दफ्तर खारजा का भी कसूर रहा है, वज़ीर खारजा हमारा नहीं है। तो इस सारे मामले पर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग अभी तक अपना रिएक्शन नहीं दिया। आप वक्तन फ़वक्तन कहते रहे हैं कि वज़ीर खारजा वक्ती कुल वक्ती होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई बड़ी आवाज़ आपकी पार्लियामेंट में या सड़कों पर अभी तक नहीं आई। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बहुत से मामलों पर सुर्खी हो चुकी है, क्या ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर खारजा के लिए आवाज़ बुलंद करें? इसमें तो सारे पाकिस्तान में कंसेंसस है कि फ़ॉरेन पॉलिसी डिज़ास्टर है पाकिस्तान। फ़ॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है। नवाज शरीफ अगर फ़ॉरेन मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं तो इसी के ऊपर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जो कि जिस तरह की फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बनी है। यानी देखें ना कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से भी वहाँ, अब मैं कल ही पढ़ा था, शेलिंग होगी, वहाँ से भी ईरान के बॉर्डर पे उधर मसला बन गया है, LOC पे वहाँ मसला है। ऊपर से दुनिया में कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब वहाँ गए हैं, अब ये दहशत गर्दी और इसके ऊपर बात हो रही है, तो कोई बात ही नहीं हुई। किसी ने, एक आदमी ने बात नहीं की कि जो हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों से कर रहा है वो कोई एक, यानी इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि वहाँ आम आवाम, स्कूल की बच्चियाँ खड़ी हो गई अपनी आज़ादी के लिए, सारे कौम खड़ी हो गए, और 25 साल से वहाँ फ़ौज, पता नहीं 1 लाख से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं, और एक बात नहीं की। और मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हो रही है ये, और बात क्या हो रही है ईरान को आइसोलेट करने के लिए, बात क्या हो रही है हमास को दहशतगर्द और हिजबुल्लाह को दहशतगर्द। यानी क्या पाकिस्तान एक वाहिद एटमी पावर है इन सारे लोगों में, 20 करोड़ की आबादी है। आप कल देख लें कि जो पाकिस्तान को जिस तरह वहाँ एक 12th मैन की तरह ट्रीट किया गया है, ये हम सब के लिए एक अफसोसनाक बात है। खासा मियाँ साहब को इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, खबरें ये आ रही थी कि शायद ईद के बाद आप जो है एक और तहरीक चलाना जा रहे हैं, और क्या दोबारा सड़कों पर आ सकते हैं इस्तीफे के लिए? देखिए, मैं ये तो सड़कों पे आते हैं जब लोगों को इंसाफ ना मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं सड़कों पे आऊँगा। मैंने तो अभी, हमने पूरा इलेक्शन का जो अगला इलेक्शन है
اس کے لیے پہلے تو ہم بعد میں سڑکوں پہ نکلے تھے جب الیکشن ہو گیا. اب ہم پہلے اگر ہم ابھی پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ریفارمز کی الیکٹرل لاز کے اوپر, اب ہم پہلے یہ پورا زور لگائیں گے کہ نیوٹرل امپائرز کے ذریعے الیکشن یہ میچ کھیلا جائے. اور اس میں جو پچھلی الیکشن میں ہم نے سب نے دیکھا, یاد رکھے ساری پارٹیز نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی. آصف زرداری بار بار اب کہہ رہے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا اور ہم نہیں ہونے دیں گے. اب کہہ رہے ہیں جب میں نکلا ہوا تھا ہم 4 حلقوں میں مانگنے کے لیے انویسٹیگیشن اور پھر ہم دھرنا کیا تو تب تو وہ نواز شریف کے ساتھ تھے, لیکن آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. تو اب ساری پارٹیز کو ہم کوشش کریں گے ملائیں, اور ساری پارٹیز کو ہم کہیں گے کہ کم از کم پہلے رول طے کر لیں میچ کھیلنے سے پہلے کہ کیا ہم الیکٹرل پروسیس پہ ہم سب کو اعتماد ہے, کیا جو الیکشن کروا رہے ہیں امپائرز ان پہ سب کو اعتماد ہے, اور وہ پہلے کروا کے پھر الیکشن میں جائیں گے. لاسٹ دیکھیں ابھی تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا ٹکٹس کا اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے کیا کچھ نہیں کہا, لیکن وزیر اعظم نواز شریف خاموش تماشا.